नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात करेंगे आपके निवेश से जुड़ी हुई खबर, चाहे वो शेयर बाजार का हो, चाहे गोल्ड सिल्वर का हो। और ये बुलेटिन रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं गोवा से, अपने घर से। और आज बैकग्राउंड बदल गया है, अब गाँव से मैं गोवा आ गया हूँ। अभी 3-4 दिन इधर से ही चलेगा। और आज बात करते हैं हम लोग। कल हम लोगों ने बात की थी अमेरिका के शेयर बाज़ार पे किस तरीके से जो है काफ़ी ज़बरदस्त जो है प्रेशर जोन देखा जा रहा है, और वो किसी भी समय हो सकता है, तात्कालिक नहीं हो, 5 महीने के बाद हो, 6 महीने के बाद हो, वो देखा जा रहा है। क्योंकि बबल जिस तरीके का वहाँ फल फूल रहा है, और वहाँ पे कल शेयर बाज़ार में गिरावट हुई। ये गिरावट ये नहीं हुआ कि वो गिरावट हो गई। तो अभी जो गिरावट हुआ है वो S&P में जो है 1.17% का गिरावट हो गया, और नेस्डेक जो है उसमें जो है 2.4% की गिरावट हुई, तेज़ गिरावट हुई है। और VIX इंडेक्स जो होता है, जो डर का इंडेक्स होता है, वो उसमें 10.66% की गिरावट देखी गई है। साथ में जो है गोल्डमैन सैक्स, जो है मॉर्गन स्टैनले, ये कह रहे हैं कि 10 से 20% की गिरावट हो सकती है अमेरिका के शेयर बाज़ार में, खासकर ये दो सेक्टर में, S&P 500 और नेस्डेक में, जो कि टेक के शेयर्स पे बहुत ज़बरदस्त भूचाल चला हुआ है। और ये टाइम पीरियड बता रहे हैं कि 1 साल के अंदर भी हो सकता है, 2 साल के अंदर भी हो सकता है, लेकिन गिरावट वो ऐसा बता रहे हैं। साथ में जो है IMF और जो फेड चीफ हैं, और साथ में बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर भी बता रहे हैं कि जो ओवर वैल्यू शेयर्स है उसके बारे में चेतावनी दे रहे हैं। ओवर वैल्यू शेयर्स कौन सा? जो AI वाले, जो वहाँ पे शेयर्स जो जिस तरीके से भाग रहे हैं, और उसके कारण पूरा शेयर बाज़ार वहाँ का भाग रहा है। और उसमें से देखा जा रहा है कि जो AI कंपनी है उसमें से 95% कंपनी प्रॉफिट में नहीं है। एक जो है एक जो स्टार्टअप शुरू हुए थे उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो $1 ट्रिलियन का हो गया, जबकि उसने अभी तक प्रॉफिट कमाना भी नहीं शुरू किया है। तो इन चीज़ों को लेकर साथ में उसमें गोल्डमैन और जो है मॉर्गन की तरफ से भी कहा जा रहा है कि आपको अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करनी चाहिए इस वक्त। मतलब पोर्टफोलियो यानी AI के शेयर्स में जिसने बहुत ज़्यादा एक्सपोजर ले रखा है उसको ट्रिम करना चाहिए। वैसे भी किसी भी आपके पोर्टफोलियो का कोई भी शेयर हो, वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम जो है, अगर हम लोग जैसे लोगों के लिए तो 5% ही रखना चाहिए जो है। अब मतलब एक शेयर अगर पूरा सेक्टर देखें तो 10%। तो इस तरीके से उसको ट्रिम करना चाहिए। लेकिन साथ में ये दोनों जो हैं वो एशिया के बाज़ार पे काफ़ी आशावाद हैं, खासकर जो है हांगकांग का हो गया, जापान का हो गया, चाइना हो गया, और इंडिया के बाज़ार को लेकर काफ़ी आशावान है। हालांकि इंडिया में FIs अभी तक खरीदारी कर नहीं रहा है। जो पिछले 3-4 महीने से जो बिकवाली कर रहा था वो जारी है। अक्टूबर महीने में भी लग रहा था कि उसकी पॉजिटिव में रहेगा, लेकिन वो भी नेगेटिव में हो गया, और नवंबर में भी अभी तक नेगेटिव ही चल रहा है। उस पर तो हम लोग हल्का सा बातचीत करेंगे, बाद में करते हैं। बाकी जो दूसरी खबर है जो बिटकॉइन को लेकर है, बिटकॉइन में जो है जून के बाद से सबसे तेज़ गिरावट हुई है, और $1 लाख के नीचे चला गया। वो जो है 99,966 पे चला गया। हालांकि उसके बाद से थोड़ा सा करेक्शन हुआ है, और अभी जो बातचीत कर रहे थे तो उसमें जो है 1,01,000 के आसपास है, लेकिन फिर भी 5% की गिरावट हो गई है उस पर आज। और एथर में जो है उसमें 8.45% की गिरावट हुई है। तो ये देखा जा रहा है जो टेक कंपनी में जो गिरावट हुई है, जो कि नेस्डेक में जो है लगभग 2.5% की गिरावट हुई है, उसके साथ ये मेल खा रहा है। और ये उस प्रवृत्ति का प्रतिबिंब भी होता है जो है बिटकॉइन। और अगर इसमें जो बातें देखी जा रही है कि लॉन्ग टर्म वाले जो निवेशक हैं उस पर वो प्रॉफिट काट रहे हैं, और नए निवेशक उसमें अभी इन्वेस्ट कर नहीं रहे हैं। और ये देखा गया है हर बार, मतलब ये कि अक्टूबर के बाद से वहाँ थोड़ी सी गिरावट होती है बिटकॉइन और तमाम जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें। नवंबर 2018 में जो है बिटकॉइन में 37% की गिरावट हुई थी। और इसका अगर एवरेज देखें बिटकॉइन का जो चलता रहता है, तो औसतन जो है इसका 150% रिटर्न कर रहा है एनुअल। और जो गिरावट होता है तो ये 70% के आसपास की गिरावट कर देता है। काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करने वाला चीज़ें हैं, और इस पे जो हम जैसे छोटे लोगों को इसमें जुड़ना नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं क्रिप्टो पे चांस लेना चाहिए, तो आपको वही पैसे लगाने चाहिए जिसके डूब जाने का आपको डर ना हो, क्योंकि इसका कोई आधार है नहीं। ये जो है कुछ लोगों ने होल्डिंग कर रखा है, उसके हिसाब से जो है उसको ऊपर नीचे तमाम चीज़ किया जाता है। तो इसमें अगर आपका बहुत आपको मन है कि अगर आपको, तो मैक्सिमम 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़बरदस्त आपको लगता है कि कोई बात नहीं है, मेरा पैसा जाएगा तो कुछ डूबने का कोई शक नहीं है, कुछ गिला नहीं रहेगा, तो 5%। उसके ऊपर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए जो छोटे निवेशक हैं यहाँ पे। तो ये, और दूसरा होता है कि शिफ्ट करना चाहिए चीज़ों पे, जो सबसे बड़ी बात है कि, और
एक चीज़ ये देखा जाता है, चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है, तो उसमें जो है गलत निर्णय बहुत ज़्यादा होता है। और जो है दूसरी बात कि निवेशक इसको खरीद के फिर भूल जाना होगा। अगर आपने पैसे, जैसे आपको लगा कि 2% आपने दिया और आप वो डूब भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप उसको लेकर भूल जाइए। जैसे कि रियल एस्टेट में आप खरीदारी करते हैं और भूल जाते हैं, तो वो चीज़ें हैं। हालांकि होल्ड करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो ये बातें हैं। और ध्यान रखिएगा कि 1 करोड़पति बनने में 27 साल लग जाते हैं, मतलब आम एवरेज। बहुत सारे किस्मत वाले होते हैं, जल्दी बन जाते हैं, लेकिन जो एवरेज देखा गया है कि 27 साल लग जाते हैं और 22 साल से लोगों को जोड़ा जाता है। तो उसमें ये होता है कि 49 ईयर्स तक जो है आप करोड़पति बनते हैं। तो इसलिए जो है सेविंग्स ढंग से करना चाहिए, और एक भी गलत निर्णय जो है वो 27 साल को जो है वो 72 साल में तब्दील कर सकता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो इन तमाम चीज़ों पे है। गोल्ड और सिल्वर की बात कर लेते हैं। प्रेशर जोन देखा जा रहा है दोनों में ज़बरदस्त ढंग से। फ्यूचर में जो है गोल्ड 0.38% की गिरावट हुई है, सिल्वर में जो है 0.96% की गिरावट हुई है। और दोनों जो है इसमें गोल्ड जो है वो $4,000 से नीचे आ गया है और सिल्वर जो है $48 से नीचे आ गया है। और स्पॉट में देखें तो गोल्ड में 1.63% की गिरावट है और सिल्वर में जो है 2.44% की गिरावट है। जैसा कि बता रहे हैं कि अभी यहाँ पे प्रेशर जोन देखा जा रहा है इस वक्त। लेकिन देखिए, ये कतई अर्थ नहीं है कि ये आगे आने वाले समय में अच्छा नहीं करेगा। बुलिश ट्रेंड पे है। और गोल्ड और सिल्वर तो एक ऐसा चीज़ है, फिजिकल गोल्ड एंड सिल्वर, कि आपके पास पड़ा हुआ है तो वो आपको कभी नुकसान नहीं देता। और एक कमेंट से आया था कि गोल्ड में कभी बबल नहीं होता। बहुत सही कमेंट से, वो बबल नहीं होता है, एक फ्लक्चुएट होता है, चीज़ें ऊपर नीचे जाती है। उस पर होता है कि आपने कहाँ खरीद लिया और कैसे खरीदा है। जो सबसे अच्छा तरीका होता है कि सिप करके खरीदें। सिप में क्या होता है कि आपको एक जो है एवरेज जो है प्राइस मिलता है। एक बारगी में कभी नहीं खरीदना चाहिए, चाहे जो भी हो, नहीं तो फिर वो करोड़पति बनने वाला जो की कहानी है वो अधूरी रह जाती है। और इस समय जो सिल्वर जो है वो 200 डीएमए से 22% ऊपर है और गोल्ड जो है वो 17% ऊपर है। और जो है 50 डे जो मूविंग एवरेज है उससे ऊपर है, यानी बुलिश ट्रेंड पे इस समय है। तो यहाँ पे एक बिकवाली प्रेशर देखा जाएगा। और ईटीएफ में जो खासकर जो ईटीएफ में लोगों ने जो पैसे लगाए थे, आउटफ्लो बहुत ज़्यादा है। यानी ईटीएफ में जो प्रॉफिट हुआ है वहाँ से लोग निकाल रहे हैं, तो इसके कारण इस पर प्रेशर जोन देखा जा रहा है। जो फिजिकल गोल्ड सिल्वर है उस पर प्रेशर जोन नहीं है, उसमें तो सेंट्रल बैंक, गोल्ड में तो सेंट्रल बैंक की खरीदारी और तमाम बातें हैं। तो जिसके कारण कि जो ईटीएफ से जो बहुत तेज़ पैसा निकाल रहे हैं, तो उसके कारण स्पॉट पे जो है वो बड़ा जो प्राइस नीचे गिरा। जैसा कि हमने सिल्वर में देखा कि 2.44% गिर गया और गोल्ड में जो है 1.63% की गिरावट हुई है। कि अब ये बताया जा रहा है कि गोल्ड और सिल्वर में जो 2-3 पॉइंट्स हैं, ये चीज़ों के आधार पे दाम उसका तय होगा आगे क्या रहेगा। पहला कि ब्याज दर में और गिरावट अगर होता है तो ये दोनों मजबूत होगा, और जो कि होना अभी हुआ भी है और लगता है कि जो है दिसंबर में भी हो जाएगा। ब्याज दर मतलब अमेरिका का ब्याज दर। दूसरा, डॉलर कमज़ोर होना। हालांकि डॉलर को मजबूत करने के लिए, उसको स्थिर रखने की बड़ी ज़बरदस्त कोशिश हो रही है, तो यहाँ पे जो है कसमकस है। मतलब डॉलर उस तरीके से कमज़ोर नहीं होगा। इस पे जो है ट्रम्प जी इसको जो है टाइट करके रखेंगे, तो अभी कसमकस ये लड़ाई जारी रहेगी। तो ये पॉइंट जो है वो नेगेटिव जा रहा है। तीसरा, केंद्रीय बैंक की खरीदारी गोल्ड के लिए है, जो कि खरीदारी चल रहा है और चलता रहेगा। उसमें आपने देखा था कि Q3 में जो है Q2 से जो है बहुत ज़बरदस्त खरीदा गया और पिछले साल के क्वार्टर से 10% की खरीदारी ज़्यादा हुई है। और एक और चीज़ देखा गया है इसमें, जो सेंट्रल बैंक जो खरीदारी करते हैं उसमें बहुत सारे सेंट्रल बैंक रिपोर्ट भी नहीं करते हैं। तो जो चंक आता है, जो 17% आ गया सेंट्रल बैंक की खरीदारी, जो 15% जो आ गया, जो बार और कॉइन में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी, उसमें भी हो सकता है कि सेंट्रल बैंक की खरीदारी हो। तो वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। जैसे कि खासकर चाइना में जो है वो बिल्कुल रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। और एक जो सबसे अहम बात है कि जो है हेल्दी है लेकिन अभी कंसोलिडेट करेगा। तो इस तरीके से जो गोल्ड और सिल्वर पे इस वक्त थोड़ा सा प्रेशर जोन देखा जा रहा है। बाकी हम अपने शेयर बाज़ार के बारे में बात कर लें। आज मार्केट बंद है और कल जो मार्केट में जो है 165 पॉइंट की गिरावट हुई निफ्टी में 0.64% का, और सेंसेक्स में जो है -1 पॉइंट वो जो है 0.62% की गिरावट देखी गई। और मिड कैप में 0.36%, स्मॉल कैप में 0.66% और जो है पीएसयू में जो है 0.85% की गिरावट देखी गई। एफआईज की बिकवाली जारी है। 1067 करोड़ का बेचा है उसने और टीआई जो है 1202 करोड़ का खरीदा है। पेटीएम का रिजल्ट बहुत गंदा रहा, 83%
की गिरावट देखी गई है। अच्छा, कल के बुलेटिन में हम लोगों ने एक बात की थी कि किस तरीके से लोग जो हैं, देखिए दो तरह का मार्केट है, एक सेकेंडरी मार्केट जिसमें हम लोग शेयर खरीदते बेचते हैं और दूसरा हो गया प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में सीधे कंपनी से हम लोग लेते हैं, जिसमें आईपीओ जो है हम लोगों के लिए बड़ा फेवरेट चीज़ होता है और आईपीओ में बड़ी ज़बरदस्त धूम मची भी है। 24-25 में जो है बड़ा ज़बरदस्त आईपीओ का धूम रहा था और इस समय भी 6 महीने में जो है वो भी जो है आईपीओ की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा हुआ है। तो जो पैसे आते हैं वो जाता कहाँ है? तो ये चीज़ देखा गया था कि प्राइमरी मार्केट और इक्विटी से और डेट से 14.2 लाख करोड़ जो है 2024-25 में निकाला गया था। मतलब कंपनियों ने लिया प्राइमरी मार्केट से और इस समय 2025-26 में 6 मंथ में 8.59 लाख करोड़ चला गया है। और जो आईपीओ में जो वॉल्यूम था उसमें भारत जो है एक समय नंबर 1 पहुंच गया था, बहुत तेज वॉल्यूम था उसमें। और इक्विटी बाजार से देखिए, एक कर्ज वाला हो गया, एक इक्विटी बाजार हो गया। इक्विटी बाजार से जो है आईपीओ में 2.1 लाख करोड़ लिया गया था, जो पिछले साल की तुलना में 2.5 गुना तेज था, जो बता रहा है कि आईपीओ में किस तरीका का रुझान जा रहा है। अब जो आईपीओ से जो जुटाए गए पैसे हैं या जो भी लिए जाते हैं उसके अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, तो वो पैसे जाते कहाँ हैं? तो इसमें जो चीज़ें हैं, एक तो है ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल जो OFS आप लोग सुनते रहते होंगे, वो भी प्राइमरी मार्केट का एक हिस्सा है। उसमें ये होता है कि जो कंपनी के जो पुराने शेयर धारक है, जैसे हम 3 पार्टनर ने कंपनी शुरू किया और हमारे जो है 33% करके है और हम अपने स्टेक को जो है वो डाइल्यूट करते हैं, तो प्रोमोटर्स अपने शेयर को बेचता है और पैसा फिर कंपनी के पास नहीं जाता, उस जो है शेयर धारक के पास चला जाता है। हालांकि बाद में वो निवेश के तौर पे वो वापस आ जाता है या नहीं भी आता है, वो तमाम फैक्टर है। और दूसरा हो गया फ्रेश इशू। फ्रेश इशू में जो आईपीओ वाला जो आया, तो उसमें जो है कंपनी नए शेयर्स जारी करती है और जुटाए गए रकम जो है वो कंपनी के पास जाता है। उसका उपयोग कंपनी अपने प्रोजेक्ट विस्तार और ऋण चुकाने में करता है। और कुछ एक मिक्स्ड इशू होते हैं जिसमें कि OFS भी होता है और आईपीओ भी होता है। अब से 2024-25 में 1,05,000 करोड़ जो है वो OFS के जरिए आए, जो कि प्रोमोटर्स के पास चले गए और 67,000 जो है वो फ्रेश इशू जारी किया गया था। इसके अलावा जो बाज़ार से जो पैसे निकाले जाते हैं वो जो है QIP, जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट जो होता है, उसमें जो है 1.34 लाख करोड़ निकाला गया था। दूसरा हो गया एक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होता है, उसमें 84,000 करोड़ के आसपास निकाला गया। तीसरा डेट जो है, जो बॉन्ड जारी किया और तमाम चीज़ जारी किया, उसमें 9.95 लाख करोड़। तो इस तरीके से पैसे जो है प्राइमरी मार्केट के जरिए कंपनी जो है वो लेती रहती है। अब इसमें होता है क्या है कि बड़ा घपला झाला होता है। बड़ी कंपनी जो है वो तो ठीक है, बाकी जो छोटी कंपनी है, खासकर SME में बड़ा गड़बड़ झाला होता है। तो इस चीज़ को लेकर तो उसको कैसे जो है फॉलो किया जाता है, तो उसमें ये है कि जो फंड का जो आयोग ट्रैक करती है, मतलब सेबी ट्रैक करती है, और 100 करोड़ से ज़्यादा अगर आपका ले रहे हो, अगर आईपीओ ले रहे हो, तो फिर मॉनिटरिंग एजेंसी होता है और ये मॉनिटरिंग एजेंसी आमतौर पे बैंक होता है और ये तिमाही रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें से ये देखा जाता है जो पैसा लिया गया था उसका उद्देश्य पूरा हो रहा है या कहीं और खर्च हो रहा है। क्योंकि बहुत गड़बड़ झाला है इसमें, जो है आईपीओ लेकर जो है बहुत सारे डूब जाते हैं। बहुत तमाम बातें हम लोगों ने देखी है। एक छोटे से ऑफिस में चलने वाला कंपनी ने बड़ी ज़बरदस्त आईपीओ ले लिया था और जो है कई गुना वो जो है उसमें ओवर सब्सक्राइब हो गया था, वो भी चीज़ें थी। तो ये और ये जानकारी जो डालता है मॉनिटरिंग एजेंसी, ये स्टॉक एक्सचेंज में डालता है, तो आम आदमी को नहीं पहुंच पाता है। आम आदमी को ऐसा नहीं कि मेल जारी करता और तमाम जाते हैं। तो आपके पैसे का जो हिसाब किताब है उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपके पास स्वतः नहीं आता। और जो मॉनिटरी एजेंसी जो होती है वो बैंक होती है और उसका पब्लिक इंटरेस्ट से ज़्यादा जो है सेल्फ इंटरेस्ट होता है, उसका खुद का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से जो है, और इसमें जो चीज़ें देखी गई है, तो SME हो गया या प्रोमोटर डोमिनेटेड जो कंपनी होती है उसमें फ़ंड का गलत इस्तेमाल होता है और चांसेस भी ज़्यादा बना रहता है। और आईपीओ बूम जो है तभी सफल है जब भरोसा बना रहे। और ये चीज़ हमने देखा है, मैंने देखा है, एक कंपनी है वो पूरी तरीके से जो है कर्ज में डूबी हुई है, लेकिन वो आईपीओ लाने के चक्कर में पड़ी हुई है बहुत तेज़। और उसके प्रोमोटर ये कहते थे कि आईपीओ आने पे जो है उसकी कंपनी ठीक ठाक हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, कर्ज निकल जाएगा। इस टाइप की भी टेंडेंसी लोगों के दिमाग में रहता है, क्योंकि आईपीओ के जरिए वो जो गड़बड़ झाला किया रहता है या जो कर्ज लिया रहता है उससे निकलने की चेष्टा करता है। तो इसलिए जब भी आईपीओ पे आप पैसे लगाएं तो उसको देख कर, एक तो बड़ी कंपनी होनी चाहिए, दूसरा उसका जो बुक वैल्यू और कितना ये टाइम्स है, वो सब चीज़, तमाम चीज़ देखना चाहिए। आंख मूंद कर आईपीओ में नहीं लगाना चाहिए। हर चमकने वाला चीज़ हीरा नहीं होता या हर चमकने वाला चीज़ सोना नहीं होता। तो इसलिए उसमें बड़ा फूंक फूंक कर कदम आपको उठाना पड़ेगा। बस इतनी ही खबर है, कल मिलते हैं।